सो पाकिस्तान हैव वन येट अनदर ओडीआई सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका और ये पाकिस्तान ओनली एशियन टीम बन चुकी है ये दूसरा ओडीआई जीतने के बाद, जिसने के 3 मरतबा साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हराई है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान की इस ओडीआई टीम को देखा जाए, जो कि अगर हम एज ए टीम पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक जो पिछला साइकिल रहा था 2019 के बाद का, उसमें पाकिस्तान ओडीआई में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ आप कहोगे कि खेलने के अंदाज में, बट जो टेम्पलेट रास आ गया पाकिस्तान को ओडीआई का, ये बात सबसे बड़ी है आई थिंक। क्योंकि अगर हम देखें तो टेम्पलेट तो वही है पाकिस्तान का, 100 ओल्ड फैशन T20s में भी वही रहा है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है अप टू सम एक्सटेंट। अगर हम पिछले 1.5-2 साल को साइड पर रखते हैं तो T20s में पाकिस्तान हैज़ बीन अ रियली सक्सेसफुल टीम, और सेम ही ओडीआईज़ में भी वही है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की तरह या फिर साउथ अफ्रीका की तरह प्लेइंग स्टाइल बदल दिया हो, बिल्कुल। क्योंकि वहीं पर आपके वही बाबर आजम हैं, वही आपके पास फ़खर जमान थे अभी 2 सीरीज़ से पहले तक, और उनके बाद मोहम्मद रिजवान हैं, आगा सलमान हैं। तो प्लेयर्स आपके वही स्लो पेस में खेलने वाले हैं मोस्टली जो हैं। बट जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि जो बॉलिंग और बैटिंग ने कंबाइन करके जो परफॉर्मेंसेस आपके लिए डिलीवर की हैं, उससे आपकी ओडीआई टीम एक अच्छी बनकर सामने आई है। इस सीरीज़ की बात करें तो आई थिंक इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स रहे हैं ओडीआई सीरीज़ में। सबसे पहला पॉजिटिव साइम अयूब, जो कि अभी इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले तक की बात करें तो ही वाज स्ट्रगलिंग सो मच। T20 में उनको इतने ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे, बट ही कुडंट पे ऑफ इन एनी ऑफ दोज। दैन उनको टेस्ट मैचेस खिलाए जा रहे थे बैक टू बैक, उसमें भी वो ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ इवन नहीं बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में उन्होंने जो सेकंड और थर्ड टेस्ट में बैटिंग की, दैट वाज इम्प्रेसिव। अब अगर हम बात करें ओडीआई फॉर्मेट की, तो ओडीआईज़ में तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया में भी ही उन्होंने अभी डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया में ही वाज इम्प्रेसिव। दैन जिम्बाब्वे में एक तेज़ तरीन उन्होंने 100 स्कोर किया, और अब साउथ अफ्रीका में एक मैच विनिंग नॉक, आई थिंक अपने करियर की उन्होंने बेस्ट इनिंग खेली जो 100 था उनका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट ओडीआई। इस मैच में भी ही कंट्रीब्यूटेड आई थिंक 25 रन्स, जो कि स्टार्ट दे चुके थे। फिर बाबर ने बैटिंग की आकर, बाबर का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। वो भी आई थिंक उन्होंने कंसेक्यूटिव 21 इनिंग्स में अक्रॉस फॉर्मेट्स उनकी 50 नहीं आई थी, और 22वीं इनिंग थी जिसमें उन्होंने 50 प्लस स्कोर किए। तो आप स्टैट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बाबर आजम ने स्ट्रगल किया है इन इंटरनेशनल करियर, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें स्पेशली। रिजवान भी ओडीआई फॉर्मेट में ना तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कोई लंबा स्कोर किया था, और ना ही फर्स्ट मैच में वो चले थे तो उनका स्कोर करना भी अच्छा था। उन्होंने भी 80 स्कोर किया। आई थिंक ही वाज आल्सो लुकिंग गुड। आगा सलमान की बात करें तो आगा सलमान ने जो फर्स्ट ओडीआई में इनिंग खेली थी, और उसके बाद भी कल भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, जो कि आप 25-30 भी अगर करते हो तो वो मिडल ऑर्डर में तो टीम के कहीं ना कहीं वो एडिशन ही होता है टीम के लिए। तो उन पर भी जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, एक तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया T20s का, और फिर उनको ड्रॉप किया गया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20s में, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और अगर ओडीआईज़ में उनको मतलब उनके अगर नंबर्स हम देखें इस सीरीज़ से पहले, तो दैट वाज नॉट बैड। 40 की एवरेज थी उनकी, और 450 प्लस स्कोर्स भी थे उनके नाम। बट आपको अगर आपके पास आपके ऊपर एक फॉर्मेट में क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आपको उस क्रिटिसिज्म को आप दूसरे फॉर्मेट में भी झेल सकते हो, और उसके लिए आपको बैक टू बैक रन्स करना पड़ते हैं। वही आगा सलमान ने किया एग्जैक्टली। इरफान खान का जो मुझे नंबर लग रहा है 7 नंबर पर, वो आई थिंक थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है फिर से, क्योंकि 7 नंबर पर क्या आप एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, ये भी एक सवाल है आई थिंक। क्योंकि यू कैंट रिलाई सलमान आगा एज ए 5th बॉलर। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ हैविंग सलमान आगा एज 5th बॉलर अलॉन्ग विथ साइम अयूब। आप मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर को आपको साथ साथ रखना चाहिए आगा सलमान को, ताकि आप बड़े टूर्नामेंट तक बिल्डअप कर सको। कामरान गुलाम की यहाँ पर तारीफ़ बिल्कुल करना बनेगी, क्योंकि उन्होंने भी मुश्किल पैच है तो वो भी गुजर रहे थे नंबर 5 पर। नॉट हीज़ आइडियल पोजीशन एक्चुअली, क्योंकि वो टाइम लेकर खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जो उन्होंने कल इनिंग्स खेली, लाजवाब इनिंग्स थी। 32 बॉल्स में 63 जो उन्होंने किए, ऑलमोस्ट विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200, और आई थिंक वो मैच विनिंग नॉक थी कामरान गुलाम की,
क्योंकि उससे पहले रन रेट था जो, वो बाबर भी इतना तेज़ नहीं खेल कर गए थे, रिजवान भी बिलो रना बॉल खेल कर गए थे, तो किसी एक को वहाँ पर ओनस लेने की ज़रूरत थी। एंड कामरान गुलाम एग्जैक्टली डिड दैट। कामरान गुलाम 5 नंबर पर, आई थिंक उनको अब शायद उनका बेस्ट नंबर नहीं है, उनका पसंदीदा नंबर नहीं है, बट उनको ओन करना पड़ेगा नंबर 5 को, क्योंकि इट इज़ नॉट अ T20 गेम एनीवे। ओडीआई फॉर्मेट है और ओडीआई में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। अगर आप 30 ओवर्स के बाद भी आ रहे हैं तो आपके पास फिर भी 20 ओवर्स बचते हैं, विच मीन्स कि आप 50-60 बॉल्स आराम से खेल सकते हो और आप टाइम ले सकते हो सेट होने का भी। बॉलिंग में बात करें, बॉलिंग में भी पाकिस्तान वाज सेंसेशनल। पहले मैच में जहाँ पर स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलर्स वर क्लूलेस, लेकिन इस बार फास्ट बॉलर्स ने, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने जो सेकंड स्पेल में बॉलिंग की, तो आई थिंक ही इज़ लुकिंग टू बी बैक एट हिज प्राइम। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे वो शाहीन नहीं नज़र आ रहे जो कि 2021 में हुआ करते थे। तो बात यह है कि जो सेमीफाइनल में हमने देखा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शाहीन को, उस पेस के साथ स्विंग हम नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा हो कि हम अगेन शाहीन शाह अफरीदी को वैसा स्पेल बॉल करते हुए दोबारा देख सकें। बट पेस में तो ऑब्वियसली तौर पर उनकी कमी आई है। 5-7 आई थिंक 140 तक वो मुश्किल से जाते हैं, जो एवरेज स्पीड है उनकी वो 135 के अराउंड है इस वक्त। लेकिन जो उनके पास स्किल सेट है सेकंड स्पेल में आकर बॉलिंग करने का, रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स जो उन्होंने बॉल किए, वो एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए और शाहीन शाह के लिए भी। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, पहले मैच में एक्सपेंसिव थे, डेथ में उनको ओवर्स नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और ओडीआईज़ में जो उनके नंबर्स हैं, ब्रिलियंट नंबर्स, उनको इम्प्रूव ही करते आ रहे हैं अलॉन्ग विद टाइम। और आई थिंक जो सबसे बड़ा बिगेस्ट जो पाकिस्तान के लिए फाइंड है इस सीरीज़ में साइम अयूब के अलावा, वो ये है कि स्पिनर्स का स्टेप अप करना। अबरार अहमद जो कि फ्रंट लाइन स्पिनर अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स का रहने वाले हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट, तो वो जो पाकिस्तान चीज़ मिस कर रहा था, शादाब, नवाज़ और उनके अलावा जो वर्ल्ड कप में हमने देखी बॉलिंग स्पिनर्स की, तो आई थिंक अबरार अहमद इज़ लुकिंग टू बी द मैन, जो कि एक स्पिनर जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को डेस्परेटली, उसको पूरा कर सकते हैं। पहले मैच में उन्होंने क्रूशल विकेट्स ली मिडिल में आकर, इस बार भी उन्होंने 2 आउट किए, तो वो भी पाकिस्तान को ज़रूरत थी विकेट की। पहले डी जोजी को आउट किया और फिर 1 विकेट लिया मिडिल में एंड मार्करम का, तो उनकी परफॉर्मेंस भी आप उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। पाकिस्तान के लिए प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही पाकिस्तान की ओडीआई टीम अच्छा कर रही थी, बट उसमें फिर भी लूप्स थे, अभी भी मिडल ऑर्डर में लूप्स थे, टॉप ऑर्डर में लूप्स थे कि फ़खर जमान के बगैर कैसा होगा। और अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म में ना होना आई थिंक अभी भी स्टिल कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो भी जो है उनकी स्पॉट भी इस वक्त डेंजर में है, क्योंकि फ़खर जब वापस आएंगे तो वो साइम अयूब तो ऑब्वियसली अब टीम का पार्ट रहने वाले हैं परमानेंटली फॉर सम टाइम एटलीस्ट, लेकिन वो अब्दुल्ला ही को रिप्लेस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब्दुल्ला ने बहुत पिछले मैचेस में रन्स नहीं किए जब उनकी ज़रूरत पड़ी है।